नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कनाडा में एक अभूतपूर्व, मतलब कनाडा के पिछले लंबे इतिहास में से अभूतपूर्व एक बात सामने आई। सामने क्या आई? बाकायदा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट उनकी अपनी पार्लियामेंट में रखी गई। वो रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में रखी गई तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया। पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया तो हमें हमारे पास तक पहुंच गई किसी न किसी माध्यम से। वो रिपोर्ट जस्टिन ट्रूडो के पूरे के पूरे कैरियर पर सवाल खड़ा कर रही है। जस्टिन ट्रूडो के विषय में ये बता रही है कि जस्टिन ट्रूडो निपट गए, मोदी जी से लड़ने के चक्कर में निपट गए। और अब जैसे ही मोदी जी कनाडा में G7 की बैठक में गए, वहां पर कनाडा के नए प्रेसिडेंट के साथ, मार्क कार्नी के साथ उनकी बैठक हुई। दोनों ने कॉन्सुलेट खोलने की बात कर ली। दोनों ने ये बात कर ली कि भाई अब हम सामान्यतः पहले जैसा जो जो हमारा ट्रांजैक्शन होता था या जो हमारे यहाँ के आवागमन होता था वो करेंगे। कारण क्या है? भारत ने उनके कॉन्सुलेट को, भारत ने उनके एम्बेसी को पार्शली बंद कर दिया था और थोड़े से सदस्य रहने की बात कर दी गई थी। जस्टिन ट्रूडो भारत में G20 की बैठक में आए थे, तब भी मजबूरी में प्रोटोकॉल की वजह से भले ही मोदी जी ने हाथ मिलाया, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो 2 दिन भारत में रहे थे। लेकिन उन 2 दिनों में भारत के केवल सिविल सर्वेंट उनसे मिलने जा रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री, जबकि यारों के यार बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि दोस्ती निभाना है, मित्रता निभाना है, किसी को स्वयं सेवक बनाना है, अपना बनाना है, तो मोदी जी से अच्छा इलस्ट्रेशन जल्दी मिलता नहीं पॉलिटिकल फील्ड में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास तो ये विधा ही है, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में ऐसा जल्दी मिलता नहीं। अपने लेवल के लोगों को साथ लाना और उनको अपना बनाना, ये मोदी जी की अपना एक इनहेरेंट गुण है जो उन्होंने जीवन भर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी मिलने नहीं गए, खबर भेजी कि भाई हम अपना एयर इंडिया का प्लेन आपको देते हैं, आपका प्लेन खराब हो गया तो आप कनाडा वापस जा सकते हो। जस्टिन ट्रूडो ने भी नहीं लिया, हमने भी दोबारा नहीं पूछा। 2 दिन बाद उनका प्लेन सही होकर आया तो वो अपने वापस चले गए, या दूसरा प्लेन आया तो वो अपने चले गए। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो के किसी भी बयान को भारत ने अपनी तरफ से तो रिकॉग्नाइज नहीं किया। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ भी कहा, उसको लेकर भारत ने सीधी नीति अपनाते हुए ट्रूडो के खिलाफ सीधे सीधे बयान दिए और एक्शन भी लिए। अब जस्टिन ट्रूडो का इतना विरोध कनाडा के अंदर हो गया कि भाई खालिस्तानियों को बढ़ाना और खालिस्तानियों को वो स्टेटस देना, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को ये लगता रहा कि खालिस्तानी जो लोग वहां पर हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो उनके समर्थक हैं, उनसे सरकार बनेगी। इसको ही तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो तो तुष्टीकरण की नीति पर आ गए। और हम सब जानते हैं ये कहानी शुरू हुई निज्जर की हत्या से। निज्जर की हत्या में कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत ने इंटरवेंशन करके निज्जर की हत्या करवाई। I5 ने भी, जो कि अमेरिका में एजेंसी है, I5 ने भी यही बात कही और I5 ने भी कहा कि नहीं नहीं, इसमें भारत का हाथ हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो या कनाडा की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही थी, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात ना मानते हुए I5 का, जो कि भारत भारत जो कि US की एजेंसी है और US के नेतृत्व में काम करती है, आप सोचिए कि US वैसे ही भारत को बहुत अच्छी आंखों से नहीं देखता, भारत की ग्रोथ को नहीं देख सकता, विश्व में किसी की भी ग्रोथ को नहीं देखता, वो भारत की बात तो छोड़ दीजिए। और ये भी बात तय है कि अमेरिका का कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता जो ग्रोथ कर रहा हो। इसराइल उनका अच्छा दोस्त हो सकता है क्योंकि उनकी मदद भी करता है, और दूसरी बात वो इतना छोटा कंट्री है कि अमेरिका से किसी हालत में भी वो ट्रेड वॉर की उसमें नहीं आ सकता या वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन भारत तो कर सकता है। रशिया को, USSR को उन्होंने तोड़ा, फिर वो चाइना के पीछे पड़ गए, चाइना में तिब्बत वाले हिस्से पर फिर वो उन्होंने संबंध बनाए बाद में जाकर ताइवान के साथ, ताकि ताइवान से मिलकर वो कुछ वो कर सकें। कनाडा से वो उधर जापान, क्वाड फोर के हम भी पार्ट हैं, ये सब कुछ चला।
तो फिर वो अब भारत को टारगेट अगला करना ही है। धीरे धीरे उन्होंने इसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने शुरू कर दी। ये रिलीजियस माइनॉरिटी कंसर्न है, या भारत में पेटेंट कंसर्न है, या भारत में बैकवर्ड कंसर्न है, या भारत में जो किसान मूवमेंट चल रहा था किसान कंसर्न है। ऐसे उनकी तरफ से धीरे धीरे करके रिपोर्टें आनी शुरू हो गई। ये दर्शा रहा है कि इन रिपोर्टों को इकट्ठा करके वो आज के 10-20 साल बाद जब भारत 2047 में बताता है कि हम एक अलग स्टेटस पर होंगे, तो उस समय वो इनका इस्तेमाल करते हुए भारत के विरुद्ध खड़ा होगा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि I-5 की रिपोर्ट को बेस मानकर निज्जर की हत्या में भारत के ऊपर इल्जाम लगाकर जस्टिन ट्रूडो ने हासिल क्या किया? उनको लगता तो यह था कि वो खालिस्तानी समर्थन ले लेंगे और उनके पास कुछ जिलों में ऐसा है कि वोटिंग मिल जाएगी। लेकिन सच ये है कि जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत से दो दो हाथ करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत के इस रवैये से कि भारत के स्टूडेंट वहां नहीं जा सकते, स्टूडेंट्स को हमने वापस बुलाने की बात कर दी, हमने हवाई सेवाएं बंद कर दी, हमने पासपोर्ट वीज़ा कॉन्सुलेट कार्यालय बंद कर दिए और ये सब कुछ किया। ट्रेड पर भी हमने कहा कि हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, जबकि आपको याद होगा कि यूएस जाने से पहले मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो यूएस जाने से पहले वो कनाडा गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि कनाडा एक अच्छा अलायंस हो सकता है, भारतीय वहां अच्छी संख्या में है। लेकिन कनाडा खालिस्तान का समर्थन करेगा ऐसा तो मोदी जी कभी सोच भी नहीं सकते, और भारत में कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो असल में खालिस्तान का मूवमेंट नहीं है, वो ईसाईस्तान का मूवमेंट है। वो जो लोग वहां पर गए वो ईसाई परिवेश में आ गए, या ईसाइयों का उन्होंने आवरण धर लिया और यहाँ पर आकर कन्वर्सन शुरू कर लिए। यहाँ तक की सूचनाएं हैं कि घरों में क्रॉस लटका दिए, यहाँ तक जिन्होंने पर्सनल गुरुद्वारे टाइप बनाए थे उस पर भी क्रॉस लटका लिए। पगड़ी पहनते हैं, कंगन कड़ा पहनते हैं, पांचों का पहनते हैं, वेशभूषा वैसी रहती है, लेकिन क्रॉस टांग लेते हैं। नरूला उसका इलस्ट्रेशन है जिसको जेल में भेजना पड़ा। अब सवाल यहां पर साफ है कि कनाडा क्या भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है? इतने नुकसान के बाद भारत इस समय किसी चिंता में नहीं है। अगर कोई भी कंट्री भारत के साथ विश्व में एनर्जी छोड़कर कोई भी कंट्री अगर भारत के साथ संबंध तोड़ना चाहता है, तो भारत के पास, भारत की जो डेमोग्राफी है, भारत के पास जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत के पास जिस प्रकार की जलवायु और मिट्टी है, ये अपने आप में बताती है कि भारत सेल्फ सफिशिएंट है और भारत में एनर्जी छोड़कर कोई भी भारत को आंख नहीं दिखा सकता। आज की तारीख में तो नहीं दिखा सकता। वाजपेयी जी के समय पर जब हमने बम फोड़ा था पोखरण में, तब भी अमेरिका और कनाडा इन लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए थे और हमारे साथ बैन लगाए थे। हमने सहर्ष स्वीकार करे थे, बाद में उनको ही हटाने पड़े, क्योंकि भारत उनकी आवश्यकता है, ये मोदी जी ने सिद्ध भी कर दिया। भारत उनकी आवश्यकता है, वो भारत की आवश्यकता नहीं है। कनाडा में ये सब कुछ जो चला उसका परिणाम मैकार्नी ने समझ लिया कि भारत के साथ दुश्मनी नहीं की जा सकती। अवसर G7 का था, भारत तो अपनी तरफ से निषेध कर ही नहीं रहा। अवसर G7 का था, मैकार्नी ने उनके साथ हाथ मिलाया और साथ में ये आश्वासन दिया, जो बैठक हुई उसके साथ साथ उसमें ये आश्वासन भी मैकार्नी ने दिया कि कनाडा की भूमि खालिस्तान मूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। जबकि मैंने उस दिन भी कहा था कि जस्टिन ट्रूडो की बलि चढ़ चुकी है, क्या मार्क कार्नी की भी बलि चढ़ने वाली है? जो वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट की तैयारियां चल रही हैं, खालिस्तानी प्रदर्शन मोदी जी के सामने करने वाले हैं। अच्छा ये हुआ कि बहुत थोड़े से प्रदर्शन वहां पर हो पाए। खुद की कनाडा की सरकार ने ही उस प्रोटेस्ट को, लगभग सभी प्रोटेस्टों को या तो न्यूट्रलाइज कर दिया या फिर वो वायलेंट नहीं होने दिया और उसकी न्यूज़ें भी नहीं बनने दी। बहुत कम लोग जो कुछ स्थानों पर पार्कों वार्कों में इकट्ठे होकर ऐसा कर रहे थे, उनको छोड़ दीजिए। तो बाद में लगा कि नहीं, मैकार्नी अब मतलब सेंसिबल व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। मोदी जी की बैठक के बाद मोदी जी तो चले आए, वो कनाडा वाला प्रकरण, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और क्रोएशिया, ये सब मैंने पहले बात बताया है। लेकिन उसके बाद उसी समय पर संसद में इंटेलिजेंस की एक वार्षिक रिपोर्ट आई। संसद में उनकी वार्षिक रिपोर्ट आई जो 2024-25 की थी, जिस रिपोर्ट में यह तो कहा गया कि खालिस्तानियों की वजह से कनाडा में 2024-25 में कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जो मेंशन करने लायक हो। लेकिन साथ में
पहली बार खालिस्तानियों को एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी, आतंकवादी, बड़ा शब्द हो जाए, एक्सट्रीमिस्ट शब्द इस्तेमाल, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट शब्द इस्तेमाल किया है इस रिपोर्ट में। और इतना ही नहीं, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट शब्द इस्तेमाल किया का मतलब है कि ये इंटरनेशनल पॉलिसी के खिलाफ हो गया, ये यूएनओ की पॉलिसी के खिलाफ हो गया। ये अब अगर वो एक्सट्रीमिस्ट कहने के बाद उनको अनुमति देते हैं और वो वैसा करते हैं तो फिर वो यूएनओ के अनुसार भारत के विरुद्ध माना जाएगा और वो अपनी इंटरनेशनल छवि है या इंटरनेशनल जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम नहीं है, ऐसा माना जाएगा। एक तो ये शब्द इस्तेमाल किया। दूसरा ये कहा कि भारत और चीन कनाडा के अंदर एक्सटर्नल एग्रेशन की तरह किसी भी स्थिति में इंटरवेंशन करने की स्थिति में है और इंटरवेंशन करते हैं। ये बात मुझे लगता है कि निज्जर की हत्या से रिलेट किया जा रहा था और रिलेट किया गया होगा। और इसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ विश्नोई गैंग और ये वो सब चल रहा था, वो भी सब सामने आया ही। तो बात यहाँ पर ये आई कि क्या कनाडा ये मानता है कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई? अभी ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चीन और भारत इंटरवीन करने की स्थिति में है और ये कहा गया है कि कर सकते हैं। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन जो सबसे विशेष बात है, जो नोट करने वाली है, जो समझने वाली है, उसमें यह कहा गया है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इज डेंजर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर कनाडा इटसेल्फ। अब ये बात तो कनाडा में बहुत बड़ा हिंदू समाज पहले ही कह रहा था कि ये जो लोग कनाडा की आड़ में खालिस्तानी मूवमेंट का यहाँ पर ड्रामा करते हैं, धन कलेक्शन करते हैं, हथियार कलेक्शन करते हैं, भारत के विरुद्ध एक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीजें सामान्य वहां पंजाबी वर्ग या हिंदुस्तान का बाकी का लोग कुछ एक्सट्रीमिस्टों को छोड़कर सब कह रहा था कि ये खुद में थ्रेट है, ये खुद में ऐसा है। आज उस रिपोर्ट ने साफ कर दिया और वो रिपोर्ट कहती है कि ये कनाडा के लिए खतरा है, ये कनाडा की सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी कि कनाडा की सुरक्षा के लिए ये खतरा है। अब कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरा है क्या क्या है? तो कहते हैं ये गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, गलत तरीके से हथियारों की सप्लाई करते हैं, गलत तरीके से ये इन्फ्लुएंस में लेते हैं और भारत के विरुद्ध कनाडा में गतिविधि चलाते हैं और उसकी तैयारियां कनाडा में करते हैं और फिर वो ले जाकर भारत में उसका दुरुपयोग करते हैं। ये बात उनकी रिपोर्ट में, सार्वजनिक रिपोर्ट में, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आ गई। यानी कि कनाडा अब ये मानता है, जैसा मार्क कार्नी ने मोदी जी को कहा कि कनाडा की भूमि अब एक्सट्रीमिस्टों के लिए या खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती और वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के खिलाफ मोदी जी के साथ हैं। ये मोदी जाने का प्रभाव है, या फिर मैं कहूं मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी अपनाई थी या जो हमने सरकार ने अपनी तरफ से जो एक्शन लिए थे या जो हमने रास्ता अपनाया था, जो हमने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ किया था, वो सब कुछ भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। और हम जानते ही हैं, चाहे वो तुर्की हो, अजरबैजान हो या फिर पीछे माताहर मोहम्मद मलेशिया के हों, जिसने भी भारत के विरुद्ध आज खुलकर बात की, उसको समझाने के लिए मोदी जी आंख में आंख मिलाकर एक्शन लेने में सक्षम हैं और वो जो भारत की पॉलिसी है, वो भारत की पॉलिसी उनको समझ आ गई। ये रिपोर्ट अपने आप में बता रही, क्योंकि ये पहली बार किसी भी रिपोर्ट में पहली बात तो यह है एक्सट्रीमिस्ट शब्द इस्तेमाल किया और दूसरी बात यह है कि कनाडा के लिए खुद का खतरा है। अब कनाडा के सिक्योरिटी के लिए खतरे का मतलब यह हो गया कि कनाडा सुरक्षित नहीं है, इनकी वजह से असुरक्षित है और कनाडा को अब इन पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये गतिविधि कनाडा में आगे कंटिन्यू रहती है तो सरकार की जवाबदेही ये होगी कि जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट संसद में रखी गई और वो रिपोर्ट खुद में बता रही है कि कितना गलत कर चुके हैं, कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये कनाडा के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं, कनाडा में गलत पलत गतिविधियां चल रही हैं। हमने सबने देखा कनाडा में अक्सर न्यूज़ें आती हैं कि गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी, कि गुरुद्वारा जाते समय गोली मार दी, कि वो करते हुए गोली मार दी। किसकी? वो आपस में गैंग वॉर चल रहा है।
कनाडा के अंदर गैंग वॉर इस बात का भी चल रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट का मुखिया कौन होगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा। अब ये तो होना ही है, जहां शक्ति आती है, जहां धन आता है, वहां ये होना स्वाभाविक है। इसलिए कनाडा की सरकार अब पूर्ण एक्शन लेगी, उसने इसका बैकग्राउंड तैयार कर लिया है। मतलब अब वो ये कहने वाले हैं कि मोदी के कहने पर हम नहीं कर रहे, मोदी जी इसके पीछे का कारण नहीं है, इसके पीछे का कारण अगर कोई है तो वो हमारी इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट है, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कनाडा के लिए खतरा बता रही है। इसलिए कनाडा सरकार अब इस खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो कि कनाडा में बैठकर काम करता है, उसको जड़ से खत्म करेगा। मुझे लगता है कि मोदी जी की G7 की यात्रा की ये सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरी बात, मोदी को दूसरे शब्दों में जो उन्होंने कह दिया कि भाई भारत की सरकार या भारत इंटरवीन करता है, करने की संभावना है, और ऐसी रिपोर्टें हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें, कि भारत के कहीं ना कहीं हाथ कनाडा में है। ये तो भारत के लिए अच्छी शुभ समाचार है। हमारा दुश्मन संसार के जिस कोने पर भी बैठेगा, भारत सरकार सक्षम है उसको वही निपटाने में, चाहे उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़े, चाहे इंटरनली पाकिस्तान के अंदर करना पड़े, ईरान इराक के अंदर करना पड़े, या फिर कनाडा और अमेरिका के और यूरोप के अंदर करना पड़े। भारत सक्षम है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये पहले केवल बड़ी एजेंसियां रशिया की, इजराइल की या अमेरिका की ये करा करती थी। अब भारत भी उसी लाइन पर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको उसी की भूमि पर जहां पर वो तैयारी करता है वहीं पे मारने के लिए सक्षम है, ऐसा इस रिपोर्ट से इंगित होता है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉलिसी ऑफ मोदी जी है, ये बेस्ट पॉलिसी भारत की है। भारत सरकार इस पर जिस तरह से रिएक्शन दे रही है या एक्शन ले रही है, जो काम कर रही है, वो भारत के लिए एक शुभ समाचार, और ये शुभ समाचार आप सबको भी मैं देता हूं कि कनाडा सुधरता दिखाई दे रहा है, वो मोदी जी के अब प्रभाव में आता दिखाई पड़ रहा है। ट्रूडो निपट चुके हैं, मार्क कार्नी निपटना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।